हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 65th बीपीएससी पीटी के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं और कल से यूपीएससी के लिए विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को मैं शुरू करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दाब का मात्रक है। तो दाब जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया को दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें दिया नहीं है। न्यूटन को और तोड़ दीजिए, तो न्यूटन को और तोड़ेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और नीचे में मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आ रहा है, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आ रहा है। केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वो है 150 इंटू 10⁹ मीटर और स्पीड जो होता है लाइट का वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। यानी S इज इक्वल टू VT होता है, VT तो T इज इक्वल टू S/V। S हो गया डिस्टेंस यानी 150 इंटू 10⁹ मीटर और स्पीड हो गया 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से हम काट दें तो 50 टाइम्स में ये कटेगा और ये 10⁸ से 10⁹ जो है 10 टाइम्स में कटेगा। तो ऊपर में 500 आएगा, तो 500 सेकेंड आया। तो 500 सेकेंड आया इसमें से। तो मिनट में यदि हम बदलें तो मिनट में बदलें तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48 बचा 2, 20 सेकेंड। तो 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो यदि आप लगभग 8 मिनट मानते हैं तो सी ऑप्शन पे चले जाइए, या फिर एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड मानते हैं तो ई पे चले जाइए, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग यानी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दाब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दाब एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, या फिर वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी 3 क्राइटेरिया होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दाब एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा इसलिए कि दाब जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इसका एक ही डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को दाब कहा जाता है। इस कारण से यह एक स्केलर क्वांटिटी है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो ये बीपीएससी 66 में भी ये पूछा गया था। मतलब बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके ही जाना चाहिए एग्जाम देने। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका तो यूनिट होता है बल। फोर्स होता है F इज इक्वल टू M यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको न्यूटन कहा जाता है। तो इसका यूनिट होता है दाब। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ये भी इसका भी यूनिट होता है। विकृति यानी स्ट्रेन क्या होता है, यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L/L, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को विकृति यानी स्ट्रेन कहा जाता है। तो चेंज इन लेंथ का मीटर यूनिट होगा और लेंथ ओरिजिनल लेंथ का मीटर यूनिट, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और ओरिजिनल वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो विकृति यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव का ही होता है। जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है उसी का पोलराइजेशन होता है। तो ध्रुवीकृत तो नहीं होगी, पोलराइज्ड तो नहीं होगी, ये गलत होगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट ही नहीं, आपको रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, गामा रेज हो गई, एक्सरे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ये अनुदैर्घ्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसमें राइट ऑप्शन बी होगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होता है? जैसे साउंड जो है कंप्रेशन एंड रेयरिफिकेशन के फॉर्म में ट्रेवल करके जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर के लेयर्स को मैं प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो एयर के लेयर्स पास पास आ गए और यहाँ पे दूर दूर हो गए, फिर पास पास आ गए। तो कंप्रेशन, रेयरिफिकेशन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में साउंड वेव एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह जाती है। तो मीडियम से होकर के जा रही है, एयर से होकर के जा रही है। तो एयर से होकर के जा रही है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो प्रेस कर रहा हूँ आगे की तरफ, तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है आगे की तरफ बढ़े, एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को दे दिए, उसके बाद में पीछे लौट करके आए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे यानी मीन पोजीशन पे, फिर इनर्शिया होने की वजह से पीछे चले गए। तो साउंड वेव लेफ़्ट से राइट यदि जा रहा है तो मीडियम के पार्टिकल जो है लेफ़्ट टू राइट जो है आगे पीछे का मोशन ये कर रहे हैं यानी ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है, इस कारण से यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला हमारे पास फार्मूला है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो C का वैल्यू दिया हुआ है 50, 50/5 कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा कितना 10 और नीचे में 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी F-32 इज इक्वल टू हो गया 9 दहाई 90 और f इज इक्वल टू 90 में 32 ऐड हो जाएगा, 90 अब प्लस 32, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 2 और 9 और 3 12, 122। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। यानी 50 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होगा फ़ारेनहाइट स्केल में वो होगा 122 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ज में क्या नापा जाता है? तो हर्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? एफ इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को सेकंड में यानी 1/सेकंड, 1/सेकंड को हर्ज कहा जाता है, हर्ज HZ। राइट ऑप्शन ए होगा। ऊर्जा को जूल में मेजर किया जाता है, उष्मा को जूल या फिर कैलोरी में मेजर किया जाता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल कह दीजिए या फिर 4.2 जूल कह दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मेजर की जाती है, मापी जाती है। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है यानी वोल्टेज मेजर किया जाता है। और वोल्टा मीटर से मेजर किया जाता है, चार्ज मेजर किया जाता है। इसको कौलोमीटर भी कहा जाता है, कौलोमीटर भी कहा जाता है। तो कौलोमीटर कहिए या वोल्टा मीटर कहिए, इससे चार्ज मेजर किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का ईएमएफ मेजर किया जाता है या फिर उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई होती है यानी इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है, वाट। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहा जाता है। तो जूल पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है, जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या वोल्टेज कह दीजिए उसका यूनिट है। कूलम किसका यूनिट है? कूलम जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये जाना जाता है एंटोइन लेवोसियर को। लेवोसियर जो है वो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। एंटोइन लेवोसियर जो है इन्होंने कंबसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है इसकी खोज किया था इन्होंने। साथ ही ये भी प्रेडिक्ट किए थे, इसकी भी भविष्यवाणी किया था कि सिलिकॉन नाम का कोई एलिमेंट होगा, सिलिकॉन नाम का कोई एलिमेंट। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है।
कितना एटॉमिक नंबर होता है? 14 एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो इसकी भविष्यवाणी इन्होंने ही की थी, एंटोइन लेवोसियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 18, 18 हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है कितना? 20। तो मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है मास नंबर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको कहा जाता है मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो जोड़ दीजिए इसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। तब 20 प्लस 18 कितना हो गया? 38, 38। इसी को कहा जाता है मास नंबर, यानी A = P + N = 38। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट ऑप्शन बी होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, और नाइट्रोजन तो N2 होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व क्या होते हैं? ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का 1000 एटम्स ले लीजिए तो उसमें सोडियम के ही एटम्स होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो ये क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया, मेटल हो गया। तो धातु जो है एक एलिमेंट है, अधातु भी एक एलिमेंट है। जैसे कार्बन एक अधातु है, कार्बन के बहुत सारे एटम्स को ले लीजिए, उसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो अधातु भी है, एक एलिमेंट ही है। उपधातु, उपधातु मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गया, इसको ले लीजिए। तो इसमें भी एक ही तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है। गैस जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए तो इसमें एक ही तरह के एलिमेंट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो ये जो गैसेस हैं इनमें एक ही तरह के एलिमेंट नहीं हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो गैसेस को हम नहीं कह सकते हैं कि यह एक तत्व है, एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम्स इसमें नहीं हैं। तो इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैसेस नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है। 7 होता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 10⁻⁻7। जब -7 है तभी तो pH = आता है -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये निकल करके आता है -log ऑफ 10⁻⁻7। तो पावर है पहले आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 log ऑफ 10। 10 बेस पे log 10 का वैल्यू, सेम बेस पे सेम लॉगरिथम का वैल्यू जो होता है 1 होता है हमेशा। तो 7 होगा यहाँ से। राइट ऑप्शन बी होगा। और 4 किसका है? एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से लेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन का pH जो होता है 7 से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। तो मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? तो मान लीजिए एक शीशा का घर बना दीजिए, इस पे से सोलर रेडिएशन जब आएगा, सोलर रेडिएशन आएगा तो इस शीशे से पार करके अंदर, मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा लगाया गया है, एक पौधा लगाया गया है और इस घर में टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो शीशे का घर बना दिया गया। सोलर रेडिएशन इसमें आएगा तो शॉर्ट वेव तो चला आएगा और यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कि या यूँ कहें कि हर एक सरफेस हर एक टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट करता है, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा वो लॉन्गर वेव का होगा और उस लॉन्गर वेव के रेडिएशन को ये बाहर नहीं जाने देगा शीशा का घर, ग्लास का जो घर बनाया गया है। तो इस कारण से ये टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इसमें। तो पौधे के लिए सही है, उसके जीवन के लिए सही है टेम्परेचर का मेंटेन रहना। अब जो है अर्थ के चारों तरफ जो है ये जो गैसेस हैं उनका एक ब्लैंकेट है चारों तरफ से। अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट है सेम चीज़ें वो यहाँ पर भी होती है। सन से जो सोलर रेडिएशन आता है, शॉर्टर वेव का रेडिएशन, ये जो गैसेस हैं
इसको तो अलाउ कर देती है, ये चला आता है पार करके अर्थ पे चला आता है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के, या यूँ कहें कि अर्थ जो है रेडिएशन एमिट कर रही है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पर रेडिएशन को एमिट करता है। तो यहाँ से लॉन्गर वेव का जो रेडिएशन है इसको ये गैसेस पार नहीं होने देती है, ये होल्ड करके रख लेती है। तो होल्ड करके रख लेती है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर हो जाता। लेकिन इनका जो बैलेंस बिगड़ जाता है, ये ज़्यादा जब आ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, इनका बैलेंस जब ख़राब हो जाता है, बैलेंस जब बढ़ जाता है, यानी इनका अमाउंट जब बढ़ जाता है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ के रेडिएशन को पार नहीं करने देती है। इस कारण से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ दिया गया, इसमें ऑक्सीजन है दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन है दिख रहा है, और मिट्टी में ऑक्सीजन तो होता ही है, इसमें होता है, मतलब कांच में भी ऑक्सीजन है, सीमेंट में भी ऑक्सीजन है, मिट्टी में ऑक्सीजन। केरोसिन जो है एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है। तो केरोसिन इसका सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 66 में पूछा गया है, इसको रिपीट करके। आइसोप्रीन का बहुलक है, राइट ऑप्शन ए होगा। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? सी, इधर डबल बॉन्ड CH2 लगा दीजिए, इधर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ एक CH3 जोड़ दीजिए। तो ये होता है आइसोप्रीन का केमिकल फार्मूला। और प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र होता है तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, C6H12O6, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का समूह का आबंध क्रम क्या है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन यहाँ ले लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिए 2, यहाँ 3, इधर 3 ले लेते हैं 6। तो ये डबल बॉन्ड, यदि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके इसके, एक कार्बन के एक ऑक्सीजन के, एक सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कारण से ये क्या किया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 2 8 हो गए इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनने से कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब कितने हो गए? इसके पास 4 थे और 2 बॉन्ड वाला 4, 6 ही है, अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन दे देगा, जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आएगा, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, इससे कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसा बना? कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड कैसा बना? एक तो डबल बॉन्ड बना, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। तो कितने बॉन्ड बन गए? टोटल 3 बॉन्ड बन गए। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वही बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। दूसरा भी तरीका है इसका, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप खींचेंगे तो आप पाएंगे कि इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है कितना? NB माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में NB माइनस Na/2 ये होता है। तो 10 माइनस 4/2 कितना हो गया? 6/2 यानी 3। तो इस तरीका से भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और बॉन्ड बना करके भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। राइट ऑप्शन डी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है?
तो इनके बीच में जो संबंध होता है उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। म्यूचुअलिज्म इसमें होता क्या है, कवक जो है शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, यानी रहने का जगह प्रदान करता है। शैवाल नीलहरित शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल है तो इस कारण से ये ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन खुद बना लेता है। तो ये भोजन बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये भोजन बनाता है और कवक को ये भोजन प्रदान कर देता है। तो कवक आश्रय प्रदान किया और बदले में शैवाल जो है इसको भोजन प्रदान किया। तो दोनों के बीच दोनों को ही लाभ हो रहा है यहाँ पर, इस कारण से इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। पैरासाइटिज्म क्या होता है, पैरासाइटिज्म में एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। जैसे बाल में जूं आ गए तो काटते हैं तो जिसके बाल में है उसको हानि हो रही है, उसके खून को चूस रहे हैं, लेकिन इनको फ़ायदा हो रहा है। तो पैरासाइटिज्म में ये होता है, पैरासाइटिज्म में एक को लाभ और दूसरे को हानि होता है। कमेंसलिज्म का हिंदी होता है सहभोजिता। कमेंसलिज्म में एक प्रजाति को लाभ तो दूसरा अप्रभावित रहता है। जैसे एक प्रजाति को लाभ और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैसे अब भैंस कहीं पे चढ़ रही है, तो भैंस कहीं पे चढ़ रही है तो उसके पीठ पर कौवा या पक्षी बैठे रहते हैं। जब वो चढ़ती है तो चलती है आगे, तो कीड़े मकोड़े उसके चलने से उड़ते हैं, तो उड़ करके उसको वो पकड़ लेती है। तो इसमें से भैंस को कोई हानि तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो कौवा बैठा हुआ है या जो भी चिड़िया उसके पीठ पे बैठी है उसको लाभ होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ, जो चूसक मछली है वो शार्क के सतह पर सटे रहती है, तो वो भी भोजन करने के बाद में जो छोड़ती है उसको ये खा लेती है। तो इससे शार्क को तो कोई हानि नहीं होता है, कोई लाभ भी नहीं होता है, लेकिन वो चूसक जो मछली है उसको लाभ होता है, उसको भोजन मिल जाता है। तो ये है कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहा जाता है, तो उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। एक आवास में कई निकेत होते हैं। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे निकेत कहा जाता है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियाँ एक ही निकेत में नहीं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सोलर एनर्जी जो है एटीपी में बदल जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एनर्जी एटीपी में बदलती है, लेकिन वो सोलर एनर्जी नहीं होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है, ग्लूकोज के अणु जब टूटते हैं, ग्लूकोज के अणु जो टूटते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो है एटीपी में बदलती है, सौर एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन होता है 6CO2 + 12H2O, ये लाइट के प्रेजेंस में ये होता है क्लोरोफिल में, C6H12O6 O6 + 6H2O + 6O2 तो यहाँ बन क्या रहा है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। राइट ऑप्शन डी होगा। जियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, जियोलॉजी के अंतर्गत, जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के तहत ब्लड सीरम, ओरोलॉजी के तहत पर्वत का अध्ययन तथा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो लाइकेन के कोशिका में एंजाइम होता है, बैक्टीरिया के कोशिका में भी होता है, शैवाल के कोशिका में भी होता है। विषाणु यानी वायरस के कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके कोशिका में भी एंजाइम होता है, जैसे रेट्रोवायरस, यानी जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और जो सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए जो जरूरी है, तो कुछ वायरस में भी होते हैं, सो इसमें भी होता है। तो निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो है प्लीहा या तिल्ली यानी स्प्लीन में भी होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में भी होता है और थाइमस ग्रंथि में भी होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। लिम्फोसाइट जो है एक प्रकार की WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है और इम्यून सिस्टम की पार्ट होती है। तो अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली हुई होती है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली हुई होती है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन में
आयोडीन मिला हुआ होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस से निकलने वाला, स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। और एड्रीनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। और इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से स्रावित होता है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। और ये जो HIV वायरस है, HIV वायरस जो है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 65th BPSC PT के साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।